अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज़। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में लूप्स के बारे में बात की थी कि हम वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप्स, जो कि लूप्स की ही टॉपिक का एक सब टॉपिक है। अगर आप नेस्टेड की बात करें तो नेस्टेड के बुक का लफ्ज़ सुनकर आपको एक बात याद आई होगी कि हमने अपनी चंद ही वीडियोस की से पहले हमने बात की थी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की। और सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यानी इफ स्टेटमेंट्स के अंदर हमने नेस्टेड स्टेटमेंट्स को भी यूज़ किया था। तो उस वक्त का आपको जो आइडिया है वही आपका यहीं पर काम आएगा, क्योंकि नेस्टेड इफ को जिस तरह से हम यूज़ करते थे, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम डिफरेंट इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते थे, उनको नेस्ट कर सकते थे, उसी तरह से हम नेस्टेड लूप्स के अंदर भी एक लूप के अंदर दूसरी लूप को यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो जितनी भी तीन टाइप की लूप हैं, तीन जो लूप्स हैं, हमको उन तीनों को नेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक फॉर लूप जो इसका जो सिंटैक्स है वो निस्बतन आसान है इसको समझने के लिए, तो इसी वजह से मैं दूसरी लूप्स की जगह इस लूप को यूज़ करूंगा, जिस तरह से मैंने इफ एल्स यूज जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसे यूज़ किया था, ताकि हम इसको अच्छी तरह से इसके वर्किंग को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगर हम बात करें कि नेस्टेड लूप जो हमारी है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो एक जिस तरह से हम नॉर्मली किसी भी फॉर लूप को इनिशियलाइज करते हैं या उसका जो सिंटैक्स होता है, हमें सिंपली उसी तरह से एक लूप को लिखना है। तो जहां पर उस लूप का एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक है जो कि इस लूप की कंडीशंस के ट्रू होने की सूरत में रन होगा, उसी एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक के अंदर हमें एक और फॉर लूप को लिखना होगा जो कि सेम उसी तरह से अपने तमाम सिंटैक्स के साथ यहाँ पर लिखी जाएगी, और उसके एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक के अंदर हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास पेरेंट जो लूप है जो बाहर आएगी उसे हम आउटर लूप कहेंगे, और जो अंदर वाली साइड पर हमने एक एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक की जगह पर हमने लिखी है उसे हम इनर लूप का नाम देंगे। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं कि ये लूप किस तरह से काम करती है। तो फर्ज करें कि हमारे पास जो हमने आउटर लूप लिखी है उसको हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि हाँ, ये जो लूप है ये 2 मरतबा अपना जो है रिपीटेशन करेगी। ये हम हमारे पास जो एक इसके रिपीट होने का जो हमारे पास फिनोमेना होता है उसे रिपीटेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो एक लूप की रिपीटेशन है वो हमारे पास 2 मरतबा रिपीट होगी, यानी 2 रिपीटेशन उसे मुकम्मल करनी है। तो ऊपर वाली जो लूप है उसे तो 2 मरतबा अपना काम करना है, और जो हमारी अंदर वाली लूप है उसे हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि हमारी उसकी अंदर वाली लूप की रिपीटेशन जो है वो 5 है। तो उसे 5 मरतबा अपना काम अगर मुकम्मल करना है तो उसे 5 मरतबा उस लूप को चलना होगा। हमने उसकी कंडीशन को कुछ इस तरह से सेट किया है। तो जब हमारा कंट्रोल जो है वो सबसे पहले लूप के अंदर आएगा, तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारा जो लूप है वो सबसे पहले अपनी कंडीशन को चेक करेगी। चूंकि ये 2 मरतबा चलना है तो पहली जो भी रिपीटेशन होगी उसके दौरान तो उसकी कंडीशन जाहिर सी बात है कि वो ट्रू होगी। तो वो क्या करेगी कि हमारा जो कंट्रोल है वो इसके एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो इस जगह पर जो इनर लूप है इस जगह पर इस हमारा जो कंट्रोल है वो चला जाएगा। तो जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर उसे फिर से एक और लूप मिलेगी जो कि पहले से एक उसके अंदर कोई दूसरे वेरिएबल्स हमने यूज़ किए होंगे, कोई और कंडीशन हमने यूज़ की होगी। तो उसको जब यहाँ पर वो पहुंचेगा तो वो इसकी देखेगा कि इसकी कंडीशन क्या है कि ये ट्रू है। तो चूंकि हमने पहले भी बात किया कि हम इसे 5 मरतबा चलने के लिए हम इसे बनाया है, तो वो अपने काम को मुकम्मल करेगा, यानी हमारी जो इनर लूप है ये खुद से अपना काम जो है वो शुरू करेगी, और ये 5 मरतबा अपनी जो भी रिपीटेशंस हैं, क्योंकि हमने इसे 5 मरतबा के लिए बनाया था, तो ये 5 मरतबा अपने आप को रिपीट करेगी, और जो भी स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखी हुई थी वो उस तमाम को एक अच्छी तरह से, यानी जो भी इसको अपना काम करना था उसे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेगी। उसके बाद इस लूप के मुकम्मल हो जाने के बाद जो कंट्रोल है वो दोबारा से आउटर लूप की तरफ आएगा। तो आउटर लूप की दोबारा फिर से कंडीशन चेक होगी, क्योंकि अभी भी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो फिर से इनर लूप की तरफ जाएगा, और यहाँ पर जो भी कंडीशंस होंगी क्योंकि वो दोबारा फिर से एक इनिशियल स्टेट के ऊपर आ जाएगी। हमारी जो लूप थी जिस तरह से उसे पहले काम करना था वो फिर से एक इनिशियल स्टेट के ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो दोबारा फिर से डिक्लेयर हो रहे हैं, और कंडीशन जो है वो फिर से दोबारा चेक की जाएगी। तो इस तरह से ये जो इनर लूप है ये भी अपना जो भी उसकी रिपीटेशंस हैं उन तमाम को, यानी हमने 5 रखी थी तो 5 मरतबा रिपीट करेगी और अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें रन करेगी। अब फिर से जो हमारा कंट्रोल है वो इस लूप से बाहर आएगा और वो आउटर लूप को चेक करेगा। अब इस मरतबा चूंकि आउटर लूप जो है उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसको जो 2 मरतबा काम चलना था तो 2 मरतबा जो हो गया, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल जो है वो या इस लूप से कंडीशन को चेक करेगा, और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में इस तमाम ब्लॉक से एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारी किसी पेरेंट लूप की एक रिपीटेशन मुकम्मल हो रही है तो उस एक रिपीटेशन के दौरान जो इनर लूप है वो अपनी तमाम रिपीटेशंस को मुकम्मल कर लेती है।
उसके बाद दोबारा फिर से जब दूसरी रिपीटिशन होती है तो उस रिपीटिशन के दौरान जो है हमारी जो इनर लूप है वो उस बार दोबारा फिर से अपनी तमाम रिपीटिशंस को मुकम्मल करती है। तो इस तरह से हमारी जो नेस्टेड लूप है उसका वर्किंग का जो है प्रोसेस होता है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है। अगर हम बात करें कि हम नेस्टेड लूप्स को किस सूरत में यूज़ करते हैं, तो हमें सिर्फ उसी सूरत में से यूज़ करना पड़ता है जब हमारे पास कुछ इस तरह की हमें आउटपुट लिखनी हो जिसके अंदर रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट हो। मसलन अगर हम इस आउटपुट को देखें, ये जो हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है इसकी भी हमारे पास ये आउटपुट है। तो इस आउटपुट को लिखने के लिए हम आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक जितनी भी आउटपुट्स की थी हमने उनमें और इसमें फ़र्क ये है कि जब इस आउटपुट की हम देखते हैं तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसे इस तरह से इसके आउटपुट कराया था कि इसके एक प्रॉपर टेबल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाए। तो इस तरह की आउटपुट को देखने के लिए, इस तरह के आउटपुट को गेट करने के लिए हम नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नेस्टेड लूप्स के अंदर इन रोज को और कॉलम्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास जो आउटर लूप है वो इस टेबल जो भी यहाँ पर रोज और कॉलम्स का हमारे पास एक फॉर्म बनी हुई है, इसकी रोज को कंट्रोल करना आउटर लूप का काम होता है और इसके कॉलम्स को कंट्रोल करना इनर लूप का काम होता है। तो जो आउटर लूप जो है वो सिर्फ ये डिसाइड करती है कि ये जो इसकी रोज है वो कितनी होंगी। उसके बाद जो इनर लूप है वो ये डिसाइड करती है कि इसकी ये जो कॉलम्स हैं इनकी जगह पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी या जो भी हमने प्रिंट कराना है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रिंट की जाएंगी। तो मैं सिंपली यहाँ से आपको इसको समझाने के लिए यहाँ से मैं प्रोग्राम जो है उसको कॉपी करता हूँ और VS कोड में चलते हैं और यहाँ पर जाकर अपना प्रोग्राम लिख कर समझते हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है। तो मेरा ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये 14th ट्यूटोरियल है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। तो राइट क्लिक और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मैंने इसे फॉर्मेट कर दिया। अब जो हमारा जो भी ये डिस्प्ले में जितना भी कोड है वो एक प्रॉपर फॉर्म में हमें नज़र आएगा। यहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो अपना यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया गया है। तो अब अगर हम देखें इसकी, अगर हम आउटपुट को देखें तो मैं यहाँ पर पहले से आउटपुट करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसको समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है जिस तरह से मैंने वहाँ पर लिखी हुई थी ये सेम उसी तरह से जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक रो और ये 2 रोज हैं, उसके अंदर ये हमारे पास कॉलम्स जो है वो प्रिंट किए जा चुके हैं। तो ये जो हमारे पास लूप है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 2 वेरिएबल, यानी उसके अंदर एक 2 की वैल्यू हमने डिक्लेयर की। तो उसका मतलब ये था कि हमारी जो रो की काउंट है, जितनी हमारे पास रो है हम उसको यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज के हैं जो होंगे हैं वो होंगी 2। इसी तरह से एक वेरिएबल कॉलम्स के नंबर को स्टोर करेगा, तो कॉलम कितने होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 रोज और 5 कॉलम्स है। तो अब इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, तो हमारे पास जो आउटर लूप है उसे हमने एक वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज किया और i लेस देन इक्वल टू रो काउंट नाम की एक कंडीशन जो है वो यहाँ पर लिख दी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो आउटर लूप है इसे 2 मरतबा अपनी रिपीटिशन मुकम्मल करनी है। पहली लूप उस वक्त करेगी जब इसकी वैल्यू 1 होगी और दूसरी उस वक्त जब इसकी वैल्यू 2 होगी, कि उसके बाद जब भी ये कंडीशन चेक होगी तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसको 2 मरतबा अपनी जो रिपीटिशन है उसे मुकम्मल करना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी रोज जो है वो 2 होंगी। अब इस रोज के अंदर कंटेंट क्या होगा और उसके कितने कॉलम्स होंगे, ये चीज़ डिसाइड करना हमारी इनर लूप का काम था। मैं यहाँ से इसको std को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया, इसलिए इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब अगर हम देखें कि जो हमारी जो इनर लूप है उसके अंदर हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक ही वेरिएबल को 2 मरतबा यूज़ नहीं कर सकते, यानी 2 मरतबा यूज़ तो कर सकते हैं उसे, एक मरतबा ही अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो दूसरी मरतबा दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसको अलहदा करने के लिए हमने इसे j नाम का एक वेरिएबल दिया। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी कंडीशंस बनाते हैं। ये चीज़ें जो है वो पैटर्न किस तरह का हमने बनाना है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। लेकिन इस वक्त हमने एक j नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसका हमने जो कंडीशन लिखी है उसको वो ये है कि जब तक ये कंडीशन जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है ये कॉलम काउंट से लेस देन या उसके इक्वल नहीं हो जाती तब तक हमारी ये लूप जो है वो चलेगी। तो ये लूप जो है वो कब तक चलेगी, क्योंकि कॉलम की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये जो लूप है इसे 5 मरतबा अपना जो प्रोसेस है उसे अपनी रिपीटिशन को कंप्लीट करना है। तो पहली जब ये वाली लूप एक मरतबा अपने काम कर रही होगी, पहली आइटरेशन चल रही होगी, तो उस दौरान ये इनर लूप 5 मरतबा अपनी आइटरेशंस को मुकम्मल करेगी। तो अब इस लूप ने चूंकि कॉलम्स को कंट्रोल करना था तो उसके अंदर वैल्यूज़ क्या कंट्रोल होंगी, क्या लिखी जाएंगी, तो वो इसके अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स डिसाइड करेंगी। तो स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल जो है उसे सी आउट किया। तो सी आउट वेरिएबल जो किया,
अब उसकी वैल्यू को हम कंट्रोल करेंगे कि वो कुछ इस तरह से हो कि हर एक आइट्रेशन के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ जाए, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर लिखी जाएँ। तो अब हम देखते हैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस फॉर्मूला को आपको सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट्स की सूरत में लिखूंगा कि जब हमारी पहली आइट्रेशन हो रही है, जब हमारी आइट्रेशन मुकम्मल हो जो है वो शुरू हुई, तो उस दौरान नंबर के नाम का हमारे पास जो है एक वेरिएबल था। तो पहली आइट्रेशन के दौरान आई की वैल्यू क्या थी? 1। जब पहली आइट्रेशन चली तो आई की वैल्यू जो है वो जाहिर सी बात है कि वो 1 होगी। उसके बाद कॉलम काउंट की जो वैल्यू थी वो 5 ही रहेगी। कॉलम की काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमने लिखी हुई है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 5 लिखा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 रहेगी प्लस जे की वैल्यू। जब पहली जो भी लूप चल रही थी, इस लूप के दौरान, इसके पहली लूप के दौरान जो जे की वैल्यू है वो हो गई 1। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0 में से अगर हम 1 में से 1 निकालेंगे तो बाकी रह गया 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1। तो इस तरह से हमारी जो लूप है वो काम करेगी। अब इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं तो 0 से जब 5 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंस जब की बात हम जब करें कि जब इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं तो प्रेसिडेंस जो है वो काम करती है। तो 5 के साथ पहले 0 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद 1 को प्लस किया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 1। तो अब ये हो गई पहली इटरेशन। अब देखते हैं कि दूसरे इटरेशन के दौरान जो है वो काम किस तरह से होगा। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये जो हमारी आइट्रेशंस चल रही हैं, मैं इसको क्लियरली आपके सामने मेंशन करता हूँ ताकि आपको इसको समझने में बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो आइट्रेशन थी, ये वो आइट्रेशन थी कि हमारे पास आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन, ये आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन थी। उसके दौरान ये जो हमारी इनर लूप है ये डिफरेंट आइट्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि एक आउटर लूप की पहली आइट्रेशन के दौरान ये 5 मरतबा आइट्रेट करेगी। अब इसकी सेकंड की जब हमारे पास एवोल्यूशन होगी तो वो कुछ इस तरह से होगी कि आई की वैल्यू जो है वो उस वक्त भी 1 थी, और उसके बाद जो 1 जो है वो तो उसी तरह से रहेगा मल्टीप्लाइड बाय कॉलम काउंट भी सेम उसी तरह से रहेगा प्लस 1। और 1 की जगह यहाँ पर जे की जो वैल्यू थी वो दूसरी इटरेशन के दौरान 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुकी थी। तो जब यहाँ पर ये 2 आएगा तो उसके बाद इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो 2 ही आएगा। इसको आप दोबारा से एक मरतबा रन करके देख लें, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी तरह से ये हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं ये इस तरह से काम करेंगी। इसको भी मैं दोबारा फिर से एक मरतबा, यानी जो हमारे पास बाकी चीज़ें रह गई हैं मैं उन तमाम को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो 1 2 3 यहाँ पर 4, जब आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन हुई तो उस दौरान हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो कुछ इस तरह से थी। उसके बाद आउटर लूप की जब सेकंड इटरेशन होगी, क्योंकि इसने अपनी जो इटरेशन थी 5 इटरेशन उनको मुकम्मल कर लिया, उसके बाद हमारा कंट्रोल जो है वो दोबारा से बाहर की तरफ आ गया। तो आउटर लूप की जो सेकंड इटरेशन थी उसके दौरान क्या होगा, आउटर लूप की सेकंड इटरेशन के दौरान मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ थी उन्हें उससे लिखते हैं। क्योंकि उसके दौरान हमारी आई की वैल्यू, इस फॉर्मूला को अगर आप देखें तो आई की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी थी। तो 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1। तो ये पहली इटरेशन जब इनर लूप की होगी तो उसके दौरान हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 क्या आएगा 6। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसी तरह से हमारी जो आई की वैल्यूज़ हैं, आई की वैल्यू हर इटरेशन के दौरान जो है वो 2 रहेगी इसी तरह, लेकिन हमारी जो जे की वैल्यूज़ हैं वो हर मरतबा जिस तरह से पहले हमारी इटरेशन के दौरान बढ़ रही थी उसी तरह से इस बार भी हमारी वैल्यू जो है वो बार बार बढ़ेगी।
आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि मैंने इसको किस तरह से लिखा है। यानी नेक्स्ट हमारी जो पहली वाली लूप थी उसके अंदर आई की वैल्यू 1 थी, और उसके बाद आउटर लूप की जब दूसरी इटरेशन हुई तो आई की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन हमारी डिफरेंट इटरेशन जो इनर लूप ने भी परफॉर्म करनी थी वो इस तरह से हमारे पास उसकी आंसर जो है वो इवेल्युएट हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि पहली इटरेशन के दौरान कौन सी वैल्यूज़ थी और दूसरी इटरेशन के दौरान हमारी लूप की कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें देखने को मिली। तो इसी तरह से जब ये आउटपुट किया जाएगा तो जब पहली इटरेशन मुकम्मल होगी तो 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद इटरेशन के मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर सी आउट एंड एल का मतलब ये है कि नेक्स्ट आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। तो जब ये इटरेशन मुकम्मल होगी तो हमारे पास 6 7 8 9 10 जो भी प्रिंट होना था उस रो के अंदर वो एक उससे अगली लाइन जो है उसके अंदर प्रिंट किया जाएगा। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब हमें एक और प्रोग्राम जो लिखना है वो ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो इस तरह की एक आउटपुट को प्रिंट करे, यानी जिसके अंदर 5 कॉलम्स हों और 5 रोज हों। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर इसको समझते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का तो एक अच्छा खासा जो है वो समझ आ चुकी होगी कि क्योंकि इसके प्रोग्राम के अंदर हमें 5 रोज और 5 कॉलम्स चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि चलो ठीक है, इसको यहीं से कमेंट करते हैं और यहां पर इस प्रोग्राम को पेस्ट कर लेते हैं। अब आपको इस चीज़ की तो समझ आ चुकी होगी कि चूंकि हमें 5 रोज और 5 कॉलम्स प्रिंट करने हैं तो रोज और कॉलम्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमें 5 और 5 प्रिंट करना पड़ेगा। और जो आउटर वेरिएबल की आउटर जो हमारे पास लूप है वो कुछ इस तरह से काम करेगी कि पहली से लेकर आई लेस देन इक्वल टू रोज, यानी उसे 5 इटरेशन जो है वो मुकम्मल करनी है क्योंकि उसे 5 रोज बनानी है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास लूप है क्योंकि हम उसके अंदर भी 5 कॉलम्स हैं तो उसे भी सेम उसी तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे ताकि वो लूप 5 मरतबा अपनी इटरेशन को मुकम्मल करे। और उसके बाद जो सी आउट है, सी आउट का मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या प्रिंट करना था। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि हम यहाँ पर सी आउट स्टार कर देंगे, तो जैसे जैसे हमारे नए कॉलम्स बनेंगे वहां पर स्टार जो है वो प्रिंट होता चला जाएगा। तो इन तमाम इटरेशंस के मुकम्मल होने के बाद यानी हर एक रो के बनने के बाद एक सी आउट एंडल लगेगा, और जब एंडल होगा तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इस तरह से हम उस तमाम जो हमारा पैटर्न था यानी 5 रोज और 5 कॉलम्स के अंदर स्टैटिक को प्रिंट करने वाला पैटर्न हम उसे बना सकेंगे। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा। अब इस बात का आपको जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप इन वीडियोस को लाइक किया करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मुझे मालूम होगा कि लोग मेरी चीज़ को जो हमारा जो भी कोर्सेज हैं इसे पसंद कर रहे हैं और मैं नेक्स्ट इसी तरह के मज़ीद कोर्सेज लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप इस तरह से मुझे लाइक करेंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अब आपके लिए जो टास्क है, नेक्स्ट टास्क जो है आपके लिए वो ये है कि आपको कुछ इस तरह से एक प्रोग्राम को आउटपुट करना है जो 5 रोज और 5 कॉलम्स पर ही मुश्तमिल हो, लेकिन यहाँ पर ये पहले जो हमारे पास एक स्पेसिस आएंगी यानी इस तरह के पैटर्न आपको प्रिंट करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका जो है एक हिंट देता हूँ। इस तरह से है कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये तो इसी तरह से प्रिंट करनी है, लेकिन जो स्टैटिक की जो हमारे पास पैटर्न है उसको प्रिंट करने के लिए आपको जो पहले वेरिएबल्स की वैल्यूज थी उनके साथ उसे लिंक करना पड़ेगा। तो ये अब इसके बारे में मजीद सोचना जो है आपका काम है। अगर आपको इसका जो जवाब है वो नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से इसको ब्राउज करें और इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा और फिर आप इसको समझ भी अच्छी तरह से सकते हैं। अब बात करते हैं C++ के अंदर ब्रेक की। अब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम पहले भी जो वहाँ पर पढ़ चुके हैं जब हमने स्विच की बात की थी कि जब हम स्विच को यूज़ करते हैं तो जब भी उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी उसको अपनी जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो मिल जाती है, तो वहाँ से उस ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो स्विच से उसको बाहर निकलने में मदद करती है। अगर ब्रेक की स्टेटमेंट ना होती तो वो अपनी उसके बाद वाली तमाम स्टेटमेंट्स को रन कर देता था। तो इसी तरह से ब्रेक की अगर हम बात करें कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो स्विच के अलावा भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं लूप्स के अंदर। तो लूप्स के अंदर जब हम स्विच को यूज़ करते हैं तो इसे जब हम ब्रेक को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास एक ब्रेक की स्टेटमेंट आएगी तो वो स्टेटमेंट उस लूप की नेक्स्ट जितनी भी इटरेशंस होंगी उन तमाम को ख़त्म कर देगी, यानी वो फौरी तौर से पर जो हमारे लूप है उससे बाहर आ जाएगी। हमारा कंट्रोल जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा जैसे ही उसे ब्रेक का कीवर्ड दिखाई देगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कंटिन्यू है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम इसी ब्रेक को यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं और अब देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से देखकर खुद ही लिखता हूँ।
तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो ये प्रोग्राम अगर इसके अंदर हमें ये ब्रेक का वर्ड जो है, ये कीवर्ड जो भी था, ये ना मिलता, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर आउटपुट जो है वो नज़र आए। तो अगर इस प्रोग्राम को आप देखें तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि इसे 1 से लेकर 10 मरतबा अपनी इटरेशंस को मुकम्मल करना है। तो 1 से लेकर 10 मरतबा जब ये इटरेशंस को मुकम्मल करेगा तो हर इटरेशन के दौरान जो भी सी आउट करेगा, यानी आई की जो भी वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसे 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग है उसे प्रिंट करना है। लेकिन अब इसकी इटरेशन के दौरान ही हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि इफ आई इज इक्वल टू 4 देन ब्रेक। तो ब्रेक का कीवर्ड जैसे ही आएगा, यानी जब आई की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ से इस कंडीशन को, ये इस चीज़ को आउटपुट करेगा। उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 4 है। तो अगर उसकी वैल्यू जो है 4 नहीं निकलती तो वो इस कंडीशन को यहाँ से ये निकल आएगा इस कंट्रोल से बाहर और दोबारा फिर से इस लूप को चलाएगा। इसी तरह से वो इस काम को करता जाएगा। लेकिन जब आई की वैल्यू 4 होगी तो अब इस सूरत में जब वो यहाँ पर आएगा, सी आउट करने के बाद इस कंडीशन पर पहुंचेगा कि आई की वैल्यू जो है वो 4 है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो गई तो वो देखेगा कि इस स्टेटमेंट के दौरान हमें इस कंडीशन के बाद मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये होगा कि वो इस लूप को छोड़ देगा, यानी ये तमाम इसके बाद जो इटरेशंस थी उन तमाम को स्किप करके कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ब्रेक होने के बाद जो है वो काम क्या हो रहा था। तो जब ये आउटपुट होगा तो मैं इसको आउटपुट करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको पहले बताता हूँ कि आउटपुट क्या आएगी। तो 1 से लेकर 3 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे, लेकिन जब 4 की बारी आएगी तो 4 की सूरत में यहाँ पर जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस सूरत में हमारी 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करने का जो हमारा सपना था वो सपना ही रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 जो हमारे पास स्टेज जहाँ तक इसने प्रिंट करना था वो इसे प्रिंट कर चुका है। तो उसके बाद वाली जो इटरेशन थी उनको स्किप कर दीजिएगा। अब इसको मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं इसे कमेंट करता तो क्या प्रिंट होता। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक जो काउंटिंग है वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट कर दी जाती। तो 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग थी वो प्रिंट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू और ब्रेक के दरमियान एक छोटा सा फ़र्क है। तो उसकी अगर हम बात करें कि जब हम ब्रेक को यूज़ करते थे तो ब्रेक को यूज़ करने की सूरत में हम जो हमारा कंट्रोल था वो तमाम उसके बाद वाले इटरेशंस को वहाँ पर स्किप कर देता था, यानी वो कंट्रोल जो है वो लूप से फौरी तौर पर बाहर आ जाता था। वो उसके बाद क्या करना है वो सब कुछ छोड़ देता था। लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसको भी हम किसी भी लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी इटरेशंस को के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो फ़र्क ये है कि उस इटरेशन के बाद उसने काम करना था वो सिर्फ उसी इटरेशन के काम को मुकम्मल नहीं करेगा, उसके बाद वाली जितनी इटरेशंस हैं उन तमाम को परफॉर्म करेगा। अब आपको इस चीज़ को समझ नहीं आई होगी, मैं खुद से जानता हूँ। तो इसको मैं खुद यहाँ पर इस दूसरे को मैं जो हमारे पास प्रोग्राम था इसको यहाँ पर मैं दोबारा फिर से नीचे की तरफ कॉपी करता हूँ। आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से अगर आप कॉपी करेंगे इस तरह से दबाएंगे तो एज इट इज़ ऊपर वाला जो कोड है वो यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको सारे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पर ब्रेक की जगह कंटिन्यू को यूज़ करेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ब्रेक की जगह मैंने कंटिन्यू यूज़ कर लिया। तो अब अगर हम देखें कि किस तरह से काम होगा तो हमारी जो लूप है वो एज इट इज़ 1 से लेकर 3 तक तो चलती जाएगी, क्योंकि उस वक्त से पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होती जा रही है और अपना काम जो है वो लूप परफॉर्म करती जाएगी। लेकिन अब जब आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 के बाद वो क्या करेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जब यहाँ पर कीवर्ड आएगा तो इस कंटिन्यू के इस हमारी इफ कंडीशन के बाद जो भी यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, यानी कि उस आइट्रेशन के दौरान उसे जो स्टेटमेंट्स रन करनी थी वो उन स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और उसके बाद दोबारा फिर से नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चला जाएगा। यानी वो उसके बाद वाली तमाम इटरेशंस को मिस नहीं करेगा, बल्कि इस इटरेशन के दौरान इस कंटिन्यू वाले ब्लॉक के बाद जो कुछ लिखा होगा उस तमाम को स्किप कर देगा। तो इस सूरत में जब हम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट कर रहे थे तो कंटिन्यू की सूरत में 1, 2, 3 प्रिंट होगा। उसके बाद 4 की जो वैल्यू प्रिंट होनी थी, यानी ये स्टेटमेंट जो प्रिंट होनी थी, इसको स्किप कर दिया जाएगा और उसके बाद वाली 5 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग है उसे भी प्रिंट किया जाएगा। तो सिर्फ 4 को मिस किया जाएगा, बकाया जो जितनी भी इटरेशंस थी वो तमाम इटरेशंस एज इट इज़ मुकम्मल की जाएंगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि ये जो है वो हमारी बात जो मैंने की है वो मेरा मान भी रखता है कि नहीं। तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो 1, 2, 3 उसके बाद 4 को स्किप कर दिया गया और 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी बात मानी है और जो मैंने कहा था वही हुआ है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब ये जो एग्जांपल्स थी मैं यहाँ पर आपको पहले ही करवा चुका हूँ, तो मुझे इसके दोबारा से इसे करवाने की उम्मीद है कि ज़रूरत
नहीं है। अब मैंने आपको जो टास्क दिए हैं, आपको उन तमाम टास्क को परफॉर्म करना है। मैं देख रहा हूँ कि लोग टास्क को परफॉर्म नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखकर आगे चले जाते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि अगर आप अच्छी तरह से C++ के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो टास्क को परफॉर्म करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म करके कमेंट्स के अंदर पोस्ट किया करें और आपस में एक कम्युनिटी की तरह से टास्क जो है वो चैट किया करें, ताकि मुझे मालूम हो कि लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और एक कम्युनिटी की तरह अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में डिफरेंट कोर्सेज को मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आपके लिए मैं अब बताता चलूँ कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस नहीं किया है तो मैं इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको शुरू से एक्सेस करें, ताकि एक तरतीब के साथ अगर इस कोर्स को आप मुकम्मल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद वेब डेवलपमेंट की एक फुल स्टैक कोर्स जो है वो बनाने वाला हूँ। उसके बाद जितनी भी हमारी डिफरेंट मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उन तमाम के ऊपर इसी तरह से C++ की तरह जैसे मैंने इसके कोर्स को बनाया है, इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर मैं डिटेल्ड कोर्सेज जो है वो बनाता रहूँगा। और आपके लिए डिफरेंट जो हमारी फ्रीलांसिंग की जो प्लेटफॉर्म है उनको भी, उनके बारे में जो हम जितनी स्किल जो सीखते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।